हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th एंड 12th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स और लास्ट में होंगे कई सारे रिवीजन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम करने वाले हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट डे से। तो 11th एंड 12th ऑफ दिसंबर को हमने कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 11th ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे। बेसिकली जो माउंटेन है उनका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी होती है और इंपॉर्टेंस क्या है हमारी माउंटेन की, हमारे इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके लिए उस अवेयरनेस को दिलाने के लिए 2003 से इस दिन की शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब इस दिन की थीम क्या है? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, सिंपल सी थीम है, रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम है। 11th ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनिसेफ का बर्थडे। ठीक है, यूनिसेफ का फाउंडेशन डे 11th ऑफ दिसंबर को होता है। जब 1946 में मतलब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गई थी तो कई सारा क्राइसिस जनरेट हो गया था पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, और अब यहाँ पे बात की जाने लगी है बच्चों के राइट्स के ऊपर, चाइल्ड्स के राइट के ऊपर। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ एक फंड क्रिएट होता है जो कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने और उनके राइट के लिए बातें करता है और यूनाइटेड नेशन का ये परमानेंट पार्ट बनता है 1953 में। ठीक है, यूनिसेफ ने कई सारे काम किए हैं, इसलिए इसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज भी आपको दिया जा चुका है 1965 में फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशन। तो यूनिसेफ का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 11th ऑफ दिसंबर में। देखिएगा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO का फॉर्मेशन डे, यूनिसेफ का फॉर्मेशन डे, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन डे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही MPPSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको WHO का फॉर्मेशन डे पूछा था। क्लियर? तो ये कुछ इंटरनेशनल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ काम कर रही हैं या बार बार न्यूज में है, चर्चा में है, तो उनका फाउंडेशन डे आप डेफिनेटली याद करके जाइएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इनफैक्ट अभी आपके जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, थीम क्या है? तो इस साल की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट यहाँ पर थीम है। नेक्स्ट है 12th ऑफ दिसंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो हर साल हम 12 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी 2017 में, 2017 में। थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन यहाँ पर थीम है। तो 3 इंपॉर्टेंट डे आज हमने डिस्कस किए। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमने SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच को लॉन्च किया है। आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स सभी पोर्शंस को कवर कराया जाएगा PYQ के साथ, और जनवरी से आपके डाउट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हो, इंडिविजुअल कोर्स को भी लिया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी इस कोर्स को देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में है। ओके, तो पहले पर्सन जो न्यूज में है वो है मोहन यादव। फाइनली यहाँ पर MP के CM का अनाउंसमेंट हो चुका है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। पुराने वाले तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है और उनका नाम है मोहन यादव। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उज्जैन साउथ के MLA, उज्जैन साउथ से विधायक हैं मोहन यादव, इन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? तो आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करने वाले हैं। जब शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट थी तो उनके गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे मोहन यादव, मतलब मिनिस्ट्री इनके पास थी शिवराज सिंह चौहान के समय। तो अब इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर थे, इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, और जो विधानसभा है MP की विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। तो असेंबली स्पीकर के रूप में चुना गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी को। इसके अलावा 2 डिप्टी CM भी होंगे।
एक तो मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। कौन कौन होंगे? तो 2 बार एमएलए रहे जगदीश देवड़ा जो कि मंदसौर से हैं, और सेकेंड नंबर पे है एमएलए राजेंद्र शुक्ला जो कि रीवा से हैं। इन दोनों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया। तो एक चीफ मिनिस्टर हो गए, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए और एक आपके असेंबली के स्पीकर हो गए। क्लियर है? मोहन यादव जी 5th नंबर के मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी से मुख्यमंत्री 5वें नंबर के हैं मध्य प्रदेश में। इसके पहले अगर बीजेपी से बात करें तो सुंदरलाल पटवा, उमा भारती जी एमपी की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर रही हैं, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और अब मोहन यादव जी 5th नंबर के चीफ मिनिस्टर होंगे बीजेपी से एमपी में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी अनाउंसमेंट आया है कि छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो है वो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर होंगे जो कि एक ट्राइबल लीडर है। ठीक है, तो एक ट्राइबल मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। नए चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि अजीत जोगी जो कि एसटी स्टेटस उन्होंने अपना खो दिया, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल विष्णुदेव जो है वो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 90 थी जिनमें से 54 सीट्स पे बीजेपी आई है। विष्णुदेव साय जो है वो कन्वर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा विष्णुदेव साय लोकसभा इलेक्शन भी जीत चुके हैं 2019 में, और इसके अलावा इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्टील माइंस एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट को भी होल्ड किया है 2014 से 2019 के बीच में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। तीसरी एक और पर्सन न्यूज़ में है, उनका नाम है यहाँ पर महुआ मोइत्रा। ठीक है, अब इनको ना एक्सपेल कर दिया गया है लोकसभा से। तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, एमपी रही हैं महुआ मोइत्रा, और इनको एक्सपेल कर दिया है लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा की एथिक्स कमेटी का ये वर्डिक्ट आया था और उसके बाद इन्हें एक्सपेल कर दिया है, मतलब एमपी की पोजीशन से हटा दिया गया है लोकसभा में अंडर द कैश फॉर क्वेरी केस। अब एक केस क्या है वो भी हम समझने वाले हैं। क्लियर? तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये फाइनल डिसीजन लिया गया है और ये 17th नंबर की एमपी बन गई हैं, 17वें नंबर की सांसद बन गई हैं जिनको किसी केस के आधार पर एक्सपेल किया गया है पार्लियामेंट से या लोकसभा से। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी के एमपी हैं विनोद कुमार जी के द्वारा एथिक्स कमेटी को एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी अगेंस्ट द मोइत्रा के द्वारा। ठीक है, महुआ मोइत्रा जो कि लोकसभा एमपी थी, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की गई थी बाय द विनोद कुमार सोनकर, और फिर एक एथिक्स कमेटी बनाई गई थी और एथिक्स कमेटी ने फाइनली ये वर्डिक्ट दिया है और उनको एक्सपेल कर दिया गया है। अगर हम बात करें पहले एमपी कौन थे जिनको एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्सपेल किया गया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर H.G. मुदगल। 1951 में इनको लोकसभा से एक्सपेल किया गया था। अब ये मामला क्या था? तो मामला ये था कि महुआ मोइत्रा जो है वो कृष्णनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हैं। वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। इन पे चार्जेस थे कि इन्होंने ब्राइब ली है, मतलब इन्होंने पैसा खाया है क्वेश्चन करने के लिए। जो आपका पार्लियामेंट हाउस होता है उसमें क्वेश्चन करने के लिए इन्होंने एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है दर्शन हीरानंदानी, तो उनसे पैसे खाए, उनसे ब्राइब ली है। अडानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करते हुए उन्होंने क्वेश्चन आस्क किए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, ये इन पे एलिगेशन था। तो इसलिए यहाँ पे जो मामला लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कैश फॉर क्वेरी केस, ये पूरा मामला इनके ऊपर चल रहा था, जिसके बाद इनको हटा दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है लोकसभा से। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है वो है निखिल डे। ठीक है, इन्हें ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन चुना गया है बाय द यूएसए। तो यूएसए के द्वारा निखिल डे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली आवाज़ उठाई थी कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती हैं और या फिर जो भी सोशल मूवमेंट होते हैं उनमें जो करप्शन होता है तो वो जानने का अधिकार भी जनता को होता है, ये काम इनका किया है। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। जो आपकी मनरेगा गारंटी स्कीम होती है ना, एम्प्लॉयमेंट देने का, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो उसमें भी इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का उपयोग किया था। राइट टू फूड और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए इन्हें यूएसए के द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया है। तो नाम याद हो जाएगा निखिल डे। साथ ही साथ निखिल डे मजदूर किसान शक्ति संगठन के भी को फाउंडर हैं। ठीक है, तो निखिल डे का नाम याद हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अभी आपकी जो COP28 मीटिंग हो रही है दुबई में, वहाँ पर इस इंडेक्स को अनाउंस किया गया था। CCPI इंडेक्स इसे बोला जाता है, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है और भारत पहुंच चुका है 7th पोजीशन पे। तो इंडिया की रैंकिंग है 7th नंबर पे। 1, 2, 3 ऊपर के 3 जो पोजीशन है वो खाली है। टॉप पोजीशन पे कोई भी नहीं है ऐसी कंट्री जिसने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई हो या क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया हो, तो ऐसे कोई भी कंट्री नहीं है। तो ऊपर की 3 पोजीशन खाली है। चौथे नंबर पे डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, फिलीपींस और 7वें नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया की पोजीशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपको 7th नंबर पे देखने को मिल जाएगी। तो रिसेंटली COP28 की मीटिंग में इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो सिंस 2005 से जर्मन वॉच के द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ऊपर की 3 पोजीशन अगेन एम्प्टी हैं, खाली हैं। बेसिकली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टैकल करता है या ट्रैक करता है कंट्री के एफर्ट्स को कि आपने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या एफर्ट्स लिए हैं, क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो भारत की रैंकिंग याद रखेंगे 7th नंबर पे। बात करते हैं अबाउट द नरेगा या मनरेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है कि हमने मनरेगा स्कीम के लिए एडवांस में 10,000 करोड़ रुपीस दिए हैं कंटिजेंसी फंड से, मतलब आकस्मिक निधि से। ठीक है, तो यही न्यूज़ है आपके पास कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 10,000 करोड़ रुपीस एडवांस में दिए गए हैं फॉर द मनरेगा फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। एडिशनल जो बजट अलॉट किया गया था 60,000 करोड़ रुपीस का जो बजट अलॉट किया गया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसके अलावा एडिशनल 10,000 करोड़ रुपीस भी कंटिजेंसी फंड से दिए गए हैं फॉर द मनरेगा स्कीम। मनरेगा जो है वो लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था और मनरेगा की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर में रूरल फैमिली के हर एक एडल्ट पर्सन को जो भी एलिजिबल होते हैं। बात करेंगे PM मोदी इनॉग्रेट्स आर्ट आर्किटेक्ट डिजाइन बाइनियल 23 एट द रेड फोर्ट। आप देखेंगे इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का जो आर्ट है, आर्किटेक्ट है, कल्चर है, उसे हमें बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, इंडिया के कल्चर को वर्ल्ड लेवल पे शोकेस करना है। इसलिए यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन आर्ट आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन बाइनियल को लॉन्च किया गया है रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। इसके अलावा 7 रिसर्च पब्लिकेशंस को भी इस ओकेशन पे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन भी इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। विजन आपको क्लियर हो चुका है, हमारे भारत के कल्चर को और भी ज्यादा प्रमोट करना इसका मकसद है। अब यहाँ पे कल्चरल स्पेस भी बनाए जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 5 प्लेसेस बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी, जहां पर आप देखेंगे कल्चरल स्पेस भी बनाया जाएगा जहां हमारे इंडिया के कल्चर को शोक किया जाएगा। नेक्स्ट है ISB अनाउंसेस आर्म फोर्स स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ISB के साथ एक MOU साइन किया है। क्या है वो MOU? ISB का मतलब है यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक MOU साइन किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। क्या है इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, जो डिफेंस कर्मचारी होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आफ्टर रिटायरमेंट एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कोई भी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको सीखना है, इसके लिए यहाँ पे ISB के साथ ये समझौता हुआ है कि 50% आपका जो ट्यूशन फी लगता है ना, आपने देखा होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन में एक ट्यूशन फी होता है, तो 50% ऑफ या 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा आपकी किसमें? ट्यूशन फी में। इसलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक MOU साइन किया है, कोलैबोरेशन किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, और हर साल यहाँ पर गवर्नमेंट 2.3 करोड़ रुपीज स्पेंड करेगी और 22 एक्स सर्विसमैन को हर एक एकेडमिक ईयर में इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है और आने वाले समय में आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन केवल इतना सा ही होगा कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो बन्नी ग्रासलैंड के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। बन्नी ग्रासलैंड जो है उसमें चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर को सेटअप किया जाएगा। तो कहाँ पर? बन्नी ग्रासलैंड में जो चीता है उनका ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा, उनके कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। अभी आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश का कुनो
नेशनल पार्क है, वहाँ पर चीता लाए गए थे नमीबिया, साउथ अफ्रीका से, राइट। यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि चीता ब्रीडिंग सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर बन्नी ग्रासलैंड में सेटअप किया जाएगा। बन्नी ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेगा? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड अलॉन्ग द नदर्न बॉर्डर ऑफ द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। सबसे बड़ा जो घास भूमि है, अगर हम बात करें इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो सबसे बड़ा ग्रासलैंड आपको बन्नी ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बन्नी ग्रासलैंड जो है वहाँ पर बन्नी बुफेलो एंड कानक्रेज काऊ का ऑलरेडी ब्रीडिंग सेंटर है। अब चीता के लिए भी ब्रीडिंग सेंटर को वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ये जो बन्नी ग्रासलैंड है ना, वो छहारी धांड कंजर्वेशन रिजर्व का भी एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंगली LIC की रैंकिंग 4th नंबर पे आई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो LIC रैंक 4th ग्लोबली इन S&P ग्लोबल्स 2022 इंश्योरेंस रिपोर्ट। तो LIC की पोजीशन किस नंबर पे है? 4थे नंबर पे आप देख सकते हैं। इंडिया 503.07, इसके पास इतना बिलियन डॉलर का रिजर्व आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखेंगे तो जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है अलियांज SC। फिर आपकी चाइना की कंपनी है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, एंड देन जापान की है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, एंड 4th नंबर पे इंडिया की LIC यहाँ पर रैंक की गई है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के मामले में। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रहा है TTX मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर द आसियान वीमेन पीस कीपर्स। तो यहाँ पर देखिएगा इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रहा है टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर वीमेन ऑफिसर्स। किसके लिए एक्सरसाइज हो रही है? वीमेन ऑफिसर्स के लिए। कौन सी वीमेन? जो आसियान कंट्रीज का पीस कीपिंग ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो पीस कीपिंग ग्रुप है जिसमें वीमेन्स हैं, वीमेन ऑफिसर्स के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है बाय द इंडियन आर्मी। कहाँ पर? मनेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में हुई है। इसमें टेबल टॉप एक्सरसाइज में जो वीमेन ऑफिसर्स हैं उनको डिजास्टर जब होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना इसका मकसद है कि डिजास्टर है, आपको किस तरीके से रिलीफ पहुंचाना है, किस तरीके से लोगों की मदद करना है, उसके लिए इन्हें तैयार किया जाएगा डिजास्टर सिनेरियो के लिए, ठीक है। टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है बेसिकली एक पार्ट है सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का, जो कि एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि पीस कीपिंग मिशन के अंदर काम करता है, ठीक है। पीस कीपिंग मिशन क्या होते हैं? तो पीस कीपिंग फोर्सेस वो होती हैं जब किसी भी कंट्री में कोई डिजास्टर हो जाता है या किसी कंट्री में आप देखते हैं कि लोगों ने विद्रोह कर दिया है, रिवॉल्ट कर दिया है, या आर्मी रूल आ गया है, या फिर जैसे कि तालिबान का समय था, तो उस समय पे ऐसी डिस्प्यूटेड एरियाज में पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा फर्स्ट अर्बन ग्लोबल मिटिगेशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा हर साल लगभग 1-2 साल के बाद तो आप देखते हैं कि चेन्नई में फ्लड आता है। तो चेन्नई में जब फ्लड आता है तो क्यों ना इसका प्रॉपर एक हम प्लान तैयार करें और किस तरीके से इससे रिलीफ पा सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके लिए यहाँ पर बेसिकली इस अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। अच्छा, ये जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है ना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 2021 में। इसका मकसद यही था कि जो भी आपका डिजास्टर प्रोन एरिया है जहाँ पे लगातार क्यों ना नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, तो वहाँ पर सहयोग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोगों को रिलीफ पहुँचाना है, तो उसके लिए इस फंड को तैयार किया गया था नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड 2021 में 2021 में। तो इसी फंड के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपीस दिए हैं और चेन्नई में फ्लड रिलीफ या फ्लड के लिए एक प्रॉपर मिटिगेशन प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और इस तरीके का ये पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट होगा जिसको अप्रूवल दिया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। डन। अंत में बात कर लेते हैं कुछ हम शॉर्ट न्यूज़ पे। यहाँ पर देखो इंडोनेशिया में कई सारे एक्टिव वॉल्केनो है बिकॉज वो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया में एक और वॉल्केनो देखने को मिलेगा विच इज इबू। इबू वॉल्केनो में रिसेंटली इरप्शन देखा गया। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि इबू वॉल्केनो कहाँ है जो कि रिसेंटली विस्फोट हुआ है, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान है और उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो 2023 न्यू दिल्ली में। बेसिकली हमारे जो HAL के क्राफ्ट्स हैं उनमें नया इनोवेशन क्या ला सकते हैं, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने क्राफ्ट को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी ने रिसेंटली अभी जो विंटर सेशन चल रहा है वहाँ पे बताया है कि रिसेंटली 23 वंदे भारत ट्रेन भारत में रन हो रही हैं। हमारा टारगेट है कि 2047 तक भारत में 4500 वंदे भारत ट्रेन को रन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक और फैसला आया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होने वाली है 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में, कहाँ पर, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूरा एक टीम, एक ग्रुप डेलीगेशन का वो जाने वाला है स्विट्जरलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ द ईयर कौन चुना गया है। तो बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है फॉर यूथ जिसका नाम है फर्स्ट स्वैप। ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। अंत में बात कर लेते हैं हम अपने MCQ के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो UPI लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी है फॉर मेडिकल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर। आंसर हो जाएगा 5 लाख, ऑप्शन डी। इंडिया की रैंक ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रही है। तो आंसर हो जाएगा 7th नंबर पे है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहम्मद अल रामसी जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है रिसेंटली वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का, वो किस कंट्री से है। तो आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्ट एंड डिजाइन बाइनियल। तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एज पर S&P रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरर इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आंसर है LIC, जैसा कि आज हमने देखा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। ये 1st नंबर के खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस भी किया था। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे कि ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। 4 ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सही ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।